So students, come to the next topic. Our next topic, what are the major crops that grown to meet the requirement of our growing population? क्या major crops grow होता है जिससे हम लोग जो आज population की जो requirement हो fulfill किया जाए? So the major crops grown are rice, wheat, millet, cotton, jute and tea. These are the major crops grown to meet the requirements of the people. और भी है, कॉफी है, ज्वार है, बाजरा है, लेकिन दिस आर द मेजर क्रॉप्स दैट ग्रो. ठीक है, ये मेजर क्रॉप्स है ना. व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेयर दे आर फाउंड, मतलब क्या कौन से सॉइल्स में पाया जाता है, ये बेस्ट सुटेबल्स है. व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू हैव दिस टू ग्रोन फॉर सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप. जैसे राइस के लिए कौन सा क्लाइमेट की जरूरत है, वीट के लिए किसकी कौन से क्लाइमेटिक कौन सा सॉइल में बेस्ट होता है, मिलेट्स में क्या कौन से कंडीशन कहाँ का है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ठीक है, कि कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल सॉइल यूज हो रहा है और कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट हो रहा है और कहाँ ये सब उपजाऊ होता है, कहाँ पर बहुत से ज्यादा उपजाऊ होता है, मतलब कहाँ एज ए ह्यूज क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन हो रहा है. तो ये चीज हम लोग डिस्कस. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द राइस. तो राइस इज द major food crop of the world. Rice is a major food crop of the world. means the rice की जो कंजप्शन है बहुत ही ज्यादा है वर्ल्ड में, उसको मेजर फूड क्रॉप कहा गया है. ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. तो राइस प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. मतलब इसमें हमें टेम्परेचर बहुत ही हाई रहना चाहिए, मतलब गर्मी नहीं, मतलब ठंड के समय में ज्यादातर हम लोग की मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत गर्मी का सीजन जिसमें टेम्परेचर पानी थ्रू आउट द हाई, जब तक उसका होता है हम लोग को बीज लगाने तक एट द हार्वेस्टिंग तक उसका हमारा पानी थ्रू आउट द रहना चाहिए उसमें. ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी भी. इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. Now, the best soil suitable for the rice cultivation that it grow best in the alluvial clay soil which can retain water. मतलब alluvial clay soil में ये suitable है जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सॉइल्स में हमारा वाटर काफी देर तक ऑब्जॉर्ब रहता है, मतलब तुरंत सूखता नहीं है. तो सॉइल की भी क्वालिटी अलग होती है, कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है. तो राइस के लिए हमारा alluvial clay soil बेस्ट रहेगा. ठीक है, India, China, Sri Lanka, Japan and Egypt, these are the main countries where the rice producing country. They are the main rice producing country. Here they are huge productions of rice was मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है इस कंट्रीज में. ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस 2 or 3 क्रॉप्स ग्रो इन अ ईयर. मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से बोला गया है कि उनका वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो राइस की कल्टीवेशन एक साल में 2 या 3 बार करते हैं. मतलब जैसा हम लोग का जैसा कंपेयर टू उत्तर प्रदेश और बंगाल में कंपेयर, तो हम लोग की राइस की कल्टीवेशन क्या होता है, जून जुलाई में उसकी सोइंग होती है और एट द एंड ऑफ नवंबर दिसंबर से हम लोग की इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. लेकिन बंगाल में ये अप्रैल मई में भी इनका राइस का प्रोडक्शन होता है और इधर जून जुलाई में भी इनका राइस का प्रोडक्शन है, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा होने की वजह से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में हमारी राइस की कल्टीवेशन एट ए ईयर में 2 या 3 बार हम लोग कल्टीवेट करते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, व्हीट. राइस एंड व्हीट इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. मतलब सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारा राइस और व्हीट का होता है. ठीक है, तो व्हीट इज ऑल्सो द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट्स रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. मतलब ये मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड कर रहा है. ठीक है, और रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब उनका ग्रोइंग सीजन मतलब जब हमारा जो अनाज का जब ग्रो हो रहा है उस समय उनको पानी की जरूरत होती है. एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. जब कटाई का समय आता, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब जब कटाई का समय आता उसमें उनको ब्राइट सनशाइन, मतलब अप्रैल के मंथ में, मार्च और अप्रैल में हमारी गेहूं की कटाई होती है, मतलब बीज की हमारी हार्वेस्टिंग होती है. लेकिन इसका बोने का समय कब होता है, दिसंबर से जनवरी, नवंबर दिसंबर से इसका बोने का समय होता है. उस समय हाई मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड रह रहा है, उस समय इनकी सोइंग सीजन होती है. और हार्वेस्टिंग का कब होता है, अप्रैल में. तो यहाँ पे बोला जो हार्वेस्टिंग जिस समय हमको ब्राइट सनशाइन मतलब बहुत ही धूप चाहिए तभी हमारा ये
वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट ग्रो बेस्ट वेल इन ए ड्रेन्ड लोमी सॉइल। कौन सा सॉइल बेस्ट सुटेबल है? ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ये बेस्ट सुटेबल है, और एलुवियल सॉइल्स में भी वीट की कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। लोमी सॉइल एंड एलुवियल सॉइल द बेस्ट यूज फॉर सुटेबल फॉर द वीट कल्टीवेशन। नाउ व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉर वीट आर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दे आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। दे आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर, ठीक है। और सब जगह में तो और भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड के ऊपर होके क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वीट का कल्टीवेशन होता है, लेकिन इंडिया में ये विंटर्स में ग्रो होता है। विंटर्स में इसकी सोइंग होता है, लेकिन मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है पूरी, ठीक है। ये इंडिया के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, मिलेट। मिलेट इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन, दिस इज द मेजर फूड क्रॉप। ये मेजर फूड क्रॉप, ये कोर्स ग्रेन मतलब ये हमारे दोनों चीज में यूज होता है। कोर्स ग्रेन मतलब चारा के काम में भी आता है और कंजप्शन पर्पस के काम में भी आता है, लेकिन मोस्टली मतलब इसका काम हम लोग को चारा मतलब सूखा अनाज के टाइप में होता है, वो उसको बोला जाता है कोर्स ग्रेन, ठीक है। इट्स रिक्वायर्ड अ लो रेनफॉल एंड हाई मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब इसके लिए हमको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इट ग्रो ऑन ए लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मतलब इसके लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है? लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मतलब सैंडी सॉइल में बालुई मिट्टी में ये ज्यादा उपजाऊ होता है मिलेट। इसलिए यहाँ पर पानी की कम, क्योंकि पानी यहाँ पर तुरंत रुकता नहीं, ये तुरंत बह जाता है, इसलिए हम लोग को मिलेट बोलता है सैंडी सॉइल से इज बेस्ट सुटेबल फॉर मिलेट, ठीक है। इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना एंड निगर, दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉर द मिलेट। क्लियर? जवार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। मतलब मिलेट्स में हमारा जवार, बाजरा, रागी ये सभी हमारे कोर्स ग्रेन में आ रहा है, ठीक है। इनके लिए भी सेम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, सैंडी सॉइल रिक्वायर्ड होता है। मिलेट, जवार, बाजरा, रागी दे आर द कम इन द सेम रिक्वायर द सेम टेम्परेचर, सेम सॉइल्स एंड फर्टाइल सॉइल्स एंड मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब हमारा सेम है। मिलेट्स में जो चीज रिक्वायरमेंट वही चीज हमारे जवार, बाजरा और रागी के लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वी कम कॉटन। कॉटन इज नोन एज ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन। कॉटन को भी हम एक कोर्स ग्रेन कहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? टेम्परेचर, इट रिक्वायर ए मॉडरेट टेम्परेचर एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो कॉटन पे क्या रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और सनशाइन मतलब धूप ज्यादा होगा, जहां पर तभी हमारा ये कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इट्स नीड अ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। और यहाँ पर वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल मतलब सूखी बालू की जगह, जहाँ पर सूखा बालू हो, मिट्टी हो, उसके जहाँ पर ये हमारा बहुत अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर मिट्टी बहुत तुरंत सूख जाए, वेल ड्रेन मतलब तुरंत सूख जाए, पानी डालने से उस जगह पर हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना एंड रशिया, कनाडा, इंडिया, दे आर द मेजर एंड मेक्सिको, दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ कॉटन। ये these are the country. You have to remember the what temperature and climate requirement for the different crop. मतलब हर क्रॉप के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है, क्या सॉइल्स की जरूरत है, और ये कौन सा मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जहां पर हमारा ये प्रोडक्शन का ग्रो हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, जूट। जूट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोला जा रहा है, ठीक है। इट रिक्वायर एज अ हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। मतलब हमारा जूट एज अ हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और लाइट रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम बारिश में हमारा ये प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सन, मतलब इनके लिए 210 मतलब जो भी वो हमारा जूट का प्रोडक्शन 210 में फ्रॉस्ट फ्री मतलब यहाँ पर वो जो कोहरा पड़ता वो नहीं पड़ा था उसके लिए, और ब्राइट सनशाइन है तभी इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ये प्रोडक्शन है अगर कोहरा की वजह से इनका प्रोडक्शन में बहुत सा नुकसान होता है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। इट ग्रो बेस्ड ऑन द ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। इट ग्रो बेस्ड मतलब जूट हमारा कहाँ बेस्ट ब्लैक
एलुवियल सॉइल्स में हमारा जूट का प्रोडक्शन हो रहा है ना। कॉटन के लिए भी हमारा ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द कॉटन ग्रोथ, कॉटन प्लांट्स के लिए हमारा ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द कॉटन ग्रोथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द टी। टी एंड कॉफी इज द बेवरेज क्रॉप। टी और कॉफी को हम लोग एज अ बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। मतलब टी और कॉफी को कूल टेम्परेचर मतलब ठंड मौसम में, जहाँ ठंड प्रदेश देश है वहां पर हमारा टी का प्रोडक्शन होगा, और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एट अ स्लोपिंग कंटेंट। वहां पर ऐसा स्लोपिंग कंटेंट में रहना चाहिए ताकि वो पानी जले, पानी इनको हमेशा चाहिए, थ्रू आउट द ईयर तो पानी चाहिए, लेकिन एट अ स्लोपिंग में, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड अ जेंटल स्लोप। मीन्स ये लोमी सॉइल से बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड अ जेंटल स्लोप में पहाड़ी इलाका मतलब सीढ़ी की तरह इनकी रहे ताकि ये पानी जमे ना। पानी जमने की वजह से टी की प्रोडक्शन कम है, लेकिन टी की प्रोडक्शन के लिए हमको एज अ जेंटल स्लोप ऑफ थ्रू आउट द ईयर हमको रेनफॉल चाहिए। क्लियर? The main producing countries are Kenya, India, China, Sri Lanka. They are the major tea producing countries of the world. Clear? So these are the major food crops that grow throughout the world. And what are the climatic conditions, soils that required for the cultivations of the crop? ठीक है, तो इसका एक चार्ट आप लोग को जो हमने बनाया इसको तुम लोग लिख भी सकते हो, और इसमें सिर्फ आपको ये पॉइंट देखना है कि आपको कौन से क्रॉप्स के लिए कौन सा सॉइल जरूरत है, टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है, रेनफॉल क्या रिक्वायरमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू नो, ठीक है, कि हमको किस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना क्लाइमेट चाहिए, कौन सा सॉइल चाहिए, और कहाँ मेजर प्रोड्यूसिंग हो रहा है। क्लियर? सो स्टूडेंट, कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? हम लोग को एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है कि हम लोग को एग्रीकल्चर डेवलप। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स it refers to the effort made to increase the farm production. Means agriculture means development to increase the farm production, मतलब जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, किसके लिए करना है? इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब जो हमारे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का जो डिमांड है तो उसके लिए हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हमारा जैसा जैसा पॉपुलेशन इंक्रीज करे तो हमारा प्रोडक्शन भी हमको इंक्रीज करना है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको नीड्स ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो वी रिक्वायर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन सो दैट वी जनरली नीड satisfy all the basic needs of our population। तो हम लोग को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग को एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना जो एज कंपेयर टू द मॉडर्न टेक्निक, और जो हमारा पहले का जो टेक्निक था उससे हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग का भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। पहले हम लोग कैसे यूज करते थे आपका, तो उसके लिए हमको अगर जो डेवलपमेंट चाहिए, हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं करते। उसके लिए हमको क्या करना है? तो फॉर इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू टेकन द सर्टेन मेजर्स। व्हाट आर द सर्टेन मेजर्स? द सर्टेन मेजर्स टू फर्स्ट इज टू इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। क्रॉप एरिया मीन्स हमारा जो फार्म लैंड है, जो हम लोग जैसे एक छोटे से खेती में प्लॉट ऑफ लैंड में खेत है, जो अनफर्टाइल लैंड है जहाँ पर हम लोग उससे बंजर खेती है, वहां पर तो उस जगह को भी हम लोग को यूज करना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम अपना क्रॉप एरिया बढ़ाएंगे तभी हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज, जितना ज्यादा क्रॉप एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैट वी हैव टू इंक्रीज द क्रॉप एरिया प्रोडक्शन। मतलब जो एरिया हमारा प्रोडक्शन के लिए यूज उसका एरिया बढ़ाना है, तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोथ। नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोथ मतलब हम लोग जनरली एक ही दो क्रॉप ग्रो करते हैं, जो हम लोग को बेसिक नीड्स है। हम लोग का बेसिक नीड्स क्या है? व्हीट एंड राइस। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग को और भी क्रॉप मल्टीपल क्रॉप ग्रो करना चाहिए, ताकि इन केस हमको जो क्रॉप हम नहीं यूज करें तो हम ऐसे मार्केट में सेल करके आज मनी अर्न कर सकते। तो हमको सेकेंड स्टेप क्या है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? वी विल बी अ मल्टीपल क्रॉपिंग। हम लोग को
2 से या 3-4 क्रॉप ग्रो करना चाहिए एक साल में, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और उस प्रोडक्शन से हम अपना इनकम अर्न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटी। इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है? हम लोग अभी भी बहुत लोग रेन वाटर से अपनी फार्मिंग करते हैं। अब बहुत लोग है कि अब ट्यूबवेल्स हो गया, तो ट्यूबवेल से हम लोग का जो पानी की जो कमी होती है, जिससे वजह से क्रॉप नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारा इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम इम्प्रूव करें तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए हमको मोर और मोर ट्यूबवेल्स को यूज करना है, ताकि हम इजी वे से अपना प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि रेन वाटर ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर्स हम लोग को पानी मिल जाए, तो ये तो नेचुरल वे है, कभी पानी ज्यादा हो रहा है कभी कम। तो ये हमारा ट्यूबवेल है जो हमको हेल्प कर सकता है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्शन। ठीक है, द थर्ड स्टेप टेकन फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज द इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटी। नाउ, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सवाई सीड। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग को यूज करना चाहिए, ताकि हमारी जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत जल्दी ग्रोथ हो पाए। मतलब फर्टिलाइजर्स डालें, खाद डालें, तभी हमारा जो क्रॉप जल्दी वो होगा। खाद के बिना आप सभी जानते हो कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स और यूरिया यूज करने से हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है। फिर हमको एच सीड, जिससे हमसे एच सीड क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। मतलब हम लोग को वो बीज बोना चाहिए जिससे हमें एक बीज से कितने ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब जो अच्छी वैरायटीज ऑफ सीड उसी को यूज के तभी हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। अगर हमारे एच सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करें तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज है, तब हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मीन्स यार we have to use a modern machines and tools for the agriculture farming, क्योंकि as compared to the labor farming and the machines, labor farming consumes more time। आप लोग जो वर्क है लेबर वर्क में हम लोग 10 दिन में करते हैं, मशीन हमारे 1 घंटे में वर्क को कंप्लीट करता है। तो मैकेनिज्म से क्या था, हमारा वर्क भी जल्दी कंप्लीट होता है और हम लोग दूसरे क्रॉप के लिए रेडी भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। So these are the steps which are taken for the development of agriculture. Clear? Now, next we come to the last topic, that is the comparisons of farm in India and the comparisons of farm in USA. तो हम लोग का farm in USA और farm in India का comparison क्या है, क्या डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है, हमारे इंडिया के फॉर्म में क्या मशीन्स और टूल्स यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू द फॉर्म इन यूएसए। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म इन इंडिया। तो फॉर्म इंडिया में क्या हमारा है, स्मॉल फॉर्म साइज अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। मतलब हमारे इंडिया में जनरली 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज कर रहे हैं एज अ फार्मिंग के लिए। तो ये हमारे आप लोग ने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आज पूरे शॉर्ट स्टोरी में आज एक कोई पर्सन का स्टोरी बता के बताया कि आज इंडियन फार्मर होने को तो वो कैसा अपनी फार्मिंग कर रहा है। तो आज इंडियन फार्मर्स प्लॉट ओनली 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मतलब वो अपना जमीन का एक हिस्सा में इतने जो भी उनके पास है, किसी के पास तो जमीन ही नहीं, वो दूसरों के थे। लेकिन एज कम्पेयर टू फार्मिंग इंडिया रेसिंग मेथड कंपेयर किया, उसने जो फार्मिंग करना सिर्फ 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे कर रहा है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी उतना है कि हम उतनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप इन अ ईयर, नॉर्मली व्हीट एंड राइस। तो यहाँ पर देखो हाई यील्डिंग वैरायटी और सीड्स तो यूज कर रहे, फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 क्रॉप इन अ ईयर, मतलब 2 ही क्रॉप ग्रो कर रहे साल में, उससे ज्यादा नहीं। नॉर्मली व्हीट और राइस, जो उनका कंजप्शन पर्पस है उसी को यूज करो। उनको लगता है व्हीट राइस के अलावा यहाँ पर कुछ उपजाऊ नहीं होगा। तो ये भी एक लैक ऑफ डेवलपमेंट है जो हमारे इंडियन फार्म्स का, क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज नहीं कि हमारे फार्म में एक ज्यादा मल्टीपल क्रॉप भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये हमारा है इंडिया फार्म, तो वो साल में सिर्फ 2 ही क्रॉप ग्रो करते हैं। और क्या है, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग द फील्ड एंड यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। तो इंडियन फार्मर्स लोग जनरली ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, जो बहुत ही हाई रिच फार्मर्स है तो ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, और जनरली जो पुअर फार्मर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ
फार्मिंग करें, जैसे बैल से अपना खेत को जोताना, फार्मर से अपना वो कटाना, मशीन का कोई यूज नहीं हो रहा। यहाँ तो अपना हैंड है, मतलब लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रहे हैं कि लेबर से ज्यादा वर्क करा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कोई मॉडर्न मशीन और टूल्स को यूज कर सके। ठीक है, ट्रैक्टर्स भी ले रहे हैं तो रेंट पर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो खुद का ट्रैक्टर लेके अपना यूज करें। ठीक है ना, यूजिंग ए ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन ऑन रेंट ना, इन लोगों के पास ट्यूबवेल्स भी नहीं है। हमें ज्यादातर ये नेचुरल वाटर्स पर, रेन वाटर्स पर डिपेंड होते हैं। अगर कभी काल पानी की ज्यादा सूखा पड़े तो ये ट्यूबवेल्स पे भी लेते हैं, लेकिन ऑन रेंट पर पैसे देके वो पानी लेते हैं, तभी उनका खेत की सिंचाई हो सकती है। तो ये भी एक इंडिया फार्म्स की प्रॉब्लम्स है। अगर इनका खुद का ट्यूबवेल्स हो जाए तो वो भी उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। तो ये भी हमारे इंडिया फर्स्ट देखो क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एज ए डेवलपिंग कंट्री द इंडिया इज नॉट यूजिंग द मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स। अभी भी वो लोग ये चीज नहीं हो जाए, वो अभी भी मशीन्स होने की वजह से, कुछ लोग के पास पैसा न होने की वजह से वो मशीन्स नहीं यूज कर रहे, वो लेबर्स वर्क ही कर रहे हैं। उससे क्या रहा, उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगा, कॉस्ट इससे ज्यादा लगा, उनका सेलिंग कम हो रहा है। मतलब उससे कंजप्शन, प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होता, उनका सेल कहाँ से होगा, उसे कंजप्शन पर्पज पे यूज हो रहा है। ठीक है, family members help in farming. So generally in the Indian farm, all the family members are involved in farming. सब members जो लोग रहते हैं सब involved रहते हैं farming में। पूरे लोग बाहर से machines tools तो यूज नहीं करते, तो family members are generally they have no work, other work to do. आज जब विलेज में रहते हैं तो उनके पास कोई दूसरा वर्क नहीं रहता, तो उसी में वर्क इन्वॉल्व कर रहे हैं जो भी फैमिली मेंबर्स है इन्वॉल्व। और फॉर द अदर्स अर्निंग के लिए वो अपने गाय बकरी रखते फॉर रेयरिंग द लाइफ स्टॉक, क्योंकि उनको भी अदर्स इनकम के लिए कुछ चाहिए कि वो दूध और बकरी को ये करने के बेच के वो उनका अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से उनका इजी जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, रिजनेबल लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर हमको जब ये दो प्रोडक्शन करे थे एज सीजनली हमें दो प्रोडक्शन मिल रहा है, तो 5-6 महीने के बाद ही उनका प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, तब जाकर उनको मंगी मिल रहा है। तो ये चीज हमारे इंडिया फॉर्म्स को प्रॉब्लम फेस करना है जो विलेज एरियाज में है। ठीक है ना, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी ना, हेयर इन इंडिया फॉर्म देते लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी भी है क्योंकि जो ग्रेन्स प्रोडक्शन हो गया है फार्मर्स के, तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, तो वो गोदाम में कहाँ रखे, तो वो एज ए लो प्राइस में मार्केट में सेल कर दे रहे, उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है उस समय उस अनाज का रेट गिरा रहता है, क्रॉप का रेट लो रहता है, क्योंकि जब उसका डिमांड कब, किसी चीज का डिमांड कब हाई होता है जब उसका प्रोडक्शन नहीं रहता है। तो ये क्या है, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी न होने की वजह से अपना प्रोडक्शन को क्रॉप को उसी समय बेच दे रहे, ताकि उसी समय उनको जो इनकम मिल रहा है लो प्राइस पे वो ले रहे हैं, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, अगर बारिश हो जाए तो उनका क्रॉप को खराब भी हो सकता है, इसलिए उनको ये चीज भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने आप उनको स्टोरेज फैसिलिटी दे दिया है कि आप एज अ स्टोरेज फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी है, लेकिन स्टोरेज करने के लिए उनको भी पैसा देना पड़ेगा कि आप अपने गोदाम में कुछ अनाज रखो तो स्टोर करना, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये है हमारे इंडियन फार्मिंग सिस्टम। तो क्या क्या यूज करते हैं इंडियन फार्मिंग में, क्या है, HY वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे हैं, नो मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स आर यूज, लेबर इंटेंसिव आर यूज, नो स्टोरेज फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटी भी बेटर नहीं है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द farming in USA. What are the farming system in USA as comparison to the Indian farming system? तो हम लोग इंडियन का कंपेयर करेंगे आज यूसे। तो यूसे में क्या बोला गया, there's a large farm size about 2.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। मतलब इंडिया में कहा हम लोग 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को फार्म कर रहे हैं, यूसे में हम लोग उसी को 2.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मतलब उससे दुगना लैंड से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर जनरली रिसाइड इन अ फार्म, मतलब यहाँ के फार्मर्स क्या रहते हैं, इतने बड़े लैंड है तो वो एज अ फार्म हाउस वहीं पे बना के वहाँ उसी में रहते हैं, मतलब जो भी रहता है वो खेत के अंदर ही अपना फार्म हाउस बना के, मतलब फार्मर्स वही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। यहाँ पर मॉडर्न मशीन्स और टूल्स आर यूज होता है फार्मिंग के लिए। तो यूज से मतलब में पूरा चीज मॉडर्न मशीन्स पे यूज होता है। क्लियर, अब इसके बारे में डिस्कस करें। The major crops are grown as the corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. तो यहाँ पर कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन।
तो इंडिया में क्या था, सिर्फ 2 क्रॉप से ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक साथ कितने क्रॉप, मतलब मल्टीपल क्रॉप ग्रोइंग हुआ है, मतलब एक ही साल में उनको कितने अनाज मिले जिससे उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ठीक है। नाउ मॉडर्न फार्मिंग, सॉइल सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द न्यूट्रिएंट्स। मॉडर्न फार्मिंग, यहाँ पर पूरा मॉडर्न फार्मिंग मतलब टोटली मॉडर्न फार्मिंग, मतलब सॉइल के भी सैंपलिंग के भी लैब में चेकिंग के लिए जाता है कि अगर सॉइल में कुछ न्यूट्रिशन कम है तो उसको वो न्यूट्रिशन डालकर सॉइल के न्यूट्रिशन को लेवल में लाते हैं। पेस्टिसाइड जो भी चेक कर रहे हैं, पूरे सैटेलाइट कंप्यूटर्स कैमरास लग जाते हैं कि कौन से कीड़े कौन से अनाज में लग रहे हैं, तो वो कंप्यूटराइज देख के वो पेस्ट को देख के उसी समय वो दवा स्प्रिंकलिंग करा देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा हैंडवर्क नहीं है, सब मॉडर्न मशीन, खेत को जोतना ट्रैक्टर से करना, थ्रेशरिंग, हार्वेस्टिंग सब मशीन द्वारा, कोई भी लेबर वर्क यहाँ नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या है, मॉडर्न मशीन क्या, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग तो हमारा कम हो रहा है, कम कैपिटल इंटेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडियन फार्म। इंडियन फार्म में लेबर इंटेंसिव है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज्यादा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी मॉडर्न मशीन को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मिंग यूज में क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग, सैम्पलिंग, चेकिंग, न्यूट्रिशन एंड टोटली कंप्यूटराइज, मतलब कंप्यूटर्स पर हम लोग कैमरा लगा के सब चीज चेक करें कि कहाँ पर कौन सा फसल हमारा क्या हो रहा है। उनको खेत में भी जाने की जरूरत नहीं होता, वो बैठे बैठे कैमरे पर सब चीज देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फसल हमारा पक रहा है, कौन सा हमारा पानी की जरूरत है, कब हमें फर्टिलाइजर से अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसके लिए वो बस कंप्यूटर से देख के उसको तुरंत उसका न्यूट्रिशन निकाल के वो जो भी पेस्टिसाइड पेस्ट का कंट्रोल करने के लिए होता है वो चीज छिड़का देते हैं। तो ये होता है उनका फार्मिंग सिस्टम है, ये यूज का है। ठीक है। एडुकेट मेजर्स टेकन टू कंट्रोल द पेस्ट, मतलब अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो उसको तुरंत उसका मेजर्स लिया जा रहा है, तुरंत उसको कंट्रोल में क्या ताकि वो कीड़ा बढ़े ना, मतलब टोटली उसका थ्रू आउट पीरियड वो अनाज का अपने क्रॉप्स का देखभाल करते, बट बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम। यूजेस ऑफ ट्रैक्टर, सेट, ड्रिल्स, लेबलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, मतलब हर चीज अनाज बोने से पहले तक, मतलब जब अनाज हम लोग बोते हैं, मतलब बीज बोने से बीज अनाज आने तक उनका टोटल वर्क मशीन पर डिपेंड होता है, कोई भी हैंड वर्क नहीं है। सीड्स डालना भी और ड्रिलिंग द्वारा आते हैं, लेबलर्स हार्वेस्टिंग करना है वो भी मशीन द्वारा, थ्रेसिंग करना वो भी मशीन से, मतलब कोई भी हैंड वर्क यहाँ पर नहीं, मतलब टोटली मशीन पे डिपेंड है इन लोग। क्लियर। Now, grain are automatically stored in a grain store. Now, they have a storage facility also. They have after the facility, they store their grains in the storage. When they get a high price, they will sell in the market. So, as compared to India, से क्या है, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं, इनके पास तो ऑलरेडी हर फार्मर की स्टोरेज फैसिलिटी, वो अपने गोदाम में अपना स्टोरेज फैसिलिटी रख रहे हैं और जब उनको हाई अच्छी प्राइस मिला देन वो सेल इन द मार्केट। तो हमारे इंडिया से आज कंपेयर किया जा रहा है यूएसए का, तो यूएसए आज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अपना मॉडर्न टेक्निक टूल्स सब यूज करें, लेकिन हमारे इंडियन स्टोर में वो सब चीज न होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत गिरा। ना एज कंपेयर टू द 1950 टू 2020 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मोस्टली चेंज, मतलब जो हम 1950s में देखे और आज जो 2020s में देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर में बहुत चेंजेस है, लेकिन स्टिल एज कंपेयर टू यूएसए इंडिया इज रियली बैक। ठीक है। यूएसए के कंपेरिजन से इंडिया भी बहुत पीछे है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, अब हम लोग भी मॉडर्न मशीन्स और टूल्स यूज करें, लेकिन कंपैरिजन फ्रॉम यूएसए से करेंगे तो हम लोग का भी बहुत पीछे है। क्लियर। दिस इज फ्रॉम वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर and before you watching the video you must read the book thoroughly. Okay, thank you.